गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपनी बिना किसी जनरल टॉक के अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी होगी रिलेटेड टू द फोर्स। ठीक है, क्लास 8th के अंदर जो है हमारा ये चैप्टर है और इसका नाम है फोर्स। इस टॉपिक को समझने से पहले या इस टॉपिक के आगे डिटेलिंग्स के बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं एग्जैक्टली कि फोर्स है क्या, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती हैं। तो सबसे पहले जो सिंपली आपको हर बुक्स में देखने को मिल जाएगा और बेसिकली देखा जाए तो ना हर जगह पे अगर आप सर्च भी करते हो तो एक ही चीज़ आपको बताएगा दैट फोर्स क्या है। फोर्स को दो टर्म्स से डिनोट किया गया है, एक तो पुश और दूसरा मेरे पास होगा पुल। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, येस डेफिनेटली ये जो वर्ड्स है आपको याद रखने ही हैं। ठीक है, तो एक हो जाएगा पुश और दूसरा मेरे पास है पुल। तो बहुत सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप अपनी क्लास में हो और क्लास में अपने टेबल को या अपनी चेयर को आगे पीछे कर रहे हो तो आप दो ही चीज़ों को अप्लाई कर रहे हो, या तो फोर्स अप्लाई करोगे, मतलब एग्जैक्टली फोर्स तो अप्लाई करोगे ही, पर फोर्स में भी दो ही चीज़ों को अप्लाई करोगे। आइदर यू विल पुश द चेयर और आइदर यू विल पुल द चेयर, या तो धक्का दोगे या तो उसको अपनी तरफ खींचोगे। सो दिस इज़ द थिंग कि अगर कोई भी फोर्स है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, तो एग्जैक्टली यही था। देन एक डेफिनेशन और है, मैं फ़ोर्स के बारे में आपको बता देती हूँ कि जो है फ़ोर्स क्या है। फ़ोर्स एक ऐसी एजेंसी है, ठीक है, क्या है मेरे पास, फोर्स जो है एक ऐसी एजेंसी है जो कि रेस्ट पे पड़ी हुई चीज़ को किस में लीड करेगी, मोशन में लीड करेगी। ये सिंपल से टर्म्स आपको याद रखने हैं कि कोई भी मेरे पास एजेंसी है, कोई ये मेरे पास कोई भी चीज़ है, लो कि अगर कोई भी चीज़ है वो रेस्ट पे है। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक बॉल है मेरे पास, ठीक है, और ये अपनी पोजीशन पे है और इट इज़ ऑन रेस्ट, ये रेस्ट पे है। देन आफ्टर फ्यू टाइम्स व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली, सम बॉय कम्स एंड किक इट। इसमें क्या करा, इस बॉल, कोई भी बॉय आता है, बॉय जो है वो इस बॉल को किक कर देता है। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या करा है, यहाँ पे किक कर दिया उसको, और जैसे ही किक किया है तो क्या हुआ, मेरी जो बॉल है वो मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, मेरी बॉल ने क्या करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया, एंड देन वो किस में आ गई, मोशन में आ गई। ठीक है ना। तो ये चीज़ों को देखना समझना कि कोई भी एग्जैक्टली के बारे में बात करें तो एक हमारे समझ के आया, एक एजेंसी है जो क्या करती है, रेस्ट पे पड़ी हुई चीज़ों को फोर्स करती है कि ताकि वो किस में आ सके, मोशन में आ जाए। और यस, आप ये भी लिख सकते हो, इट इज़ एजेंसी विच चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैं लिख देती हूँ ये वर्ड कि एक एजेंसी है जो क्या करेगी, चेंज करेगी स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइदर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है, आइदर वो ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है। We will discuss about all these things in the previous further slides में हम देखेंगे हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है, तो फोर्स यही था अब तक का। तो हमारे पास अब हम आगे चलते हैं। देखो, अब इस वीडियो में हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो उसको डिटेल कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा चुकी हूँ आपको कि एग्जैक्टली फोर्स होता क्या है, ये क्या है क्या नहीं है। देन जो है फिर फोर्स के इफ़ेक्ट्स भी देखने हैं हमें, रिलेशन देखेंगे कि फोर्स और प्रेशर में रिलेशन क्या होता है और फ्रिक्शन क्या होता है। ये 4 पॉइंट्स को हमें कवर करना है आज। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो हम कवर करते हुए चलेंगे। नाउ सी फॉर दिस फोर्स, तो फोर्स होता क्या है, क्वेश्चन मार्क यहीं से आ जाता है। एंड वी विल रीड दिस सेंटेंस, फोर्स इज़ अ पुश और पुल। उसने क्या बोला, फोर्स क्या है, पुश है पुल है, दोनों हो सकता है। फोर्स कैन नॉट बी सीन, ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम फोर्स को लगते हुए नहीं देख सकते, हम फील कर सकते हैं। ठीक है, तो दो ही ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करिए। अगेन पुश हो सकता है कि उसने क्या करा कि आप धक्का दे रहे हो किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, मेरे आगे कोई बॉय खड़ा और मेरे को उससे प्रॉब्लम है तो आई जस्ट, मैं उसको धक्का दूंगी और उसको खुद से दूर कर दूंगी, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और सडनली देखो यहाँ पे क्या है, पुल है। अब एग्जाम्पल के लिए में मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे उसके साथ घूमने जाना और वो जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है, तो मैंने क्या करा ना, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और ज़बरदस्ती उसको अपने साथ लेके जा रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, एग्जैक्टली पुल कर रही हूँ उसको अपनी तरफ, टूवर्ड्स माई बॉडी, उसको कर रही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कम्बिनेशन। उसने बोल दिया कम्बिनेशन क्या होगा, दोनों चीज़ों का हो सकता है। आप गिटार बजा रहे हो, ये सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे अभी वन बाय वन, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ सी, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए वाइडर कर देती हूँ। येस, नाउ इफ़ यू आर एबल टू रीड दिस,
पुश और पुल होगा एक ऑब्जेक्ट का तो फोर्स बोलता है। फोर्स जो है स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड, स्टेट जो होगा एक ऑब्जेक्ट का उसको भी चेंज करेगा, ठीक है। देन उसके बाद इंटरैक्शन के बारे में हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आया है, ठीक है। तो इसको कर रहे हम करेंगे कि एग्जैक्टली इंटरैक्शन की वजह से किस तरह से जो है मेरे पास फोर्स जो है अप्लाई हुआ या फोर्स जो है किस तरह से नहीं अप्लाई हुआ। कमिंग टू द ब्लैक स्क्रीन, देखो कभी भी फोर्स अप्लाई अगर करना है, ठीक है, तो अगर फोर्स अप्लाई करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, और वो मुझे चीज़ क्या चाहिए, इंटरैक्शन। ये वर्ड्स आप लोग याद रखना, मुझे चाहिए है इंटरैक्शन। कि कोई भी, अब ऑब्वियसली बात है सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर तो फोर्स लग नहीं सकता है ना, तो हमें क्या चाहिए, दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट क्या हो गई, बी आ गई। अगर इन दोनों के बीच में मुझे चेक करना है कि फोर्स कितना है, तो मुझे सबसे पहले क्या चीज़ देखनी होगी कि इन दोनों के आपस में, बीच में, इन बिटवीन कोई इंटरैक्शन है या फिर नहीं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो क्या हुआ ना एग्जैक्टली, बहुत इजी सा लेते हैं कि पुशिंग अ चेयर, चेयर को पुश कर रहे थे आप। वाइल पुशिंग अ चेयर व्हाट यू विल डू और व्हाट द इंटरैक्शंस आर देयर। तो इंटरैक्शन तो हो रहा है बेटा, ऑब्वियसली बात है। अगर चेयर को धक्का दे रहे हो तो आप अपने हाथों से धक्का दे रहे हो उसको, ठीक है। और जब उसके अपने हाथों को चेयर के ऊपर लगाओगे तो कोई दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आएंगे, इंटरैक्शन में आएंगे। और वो दो सरफेस कौन से हो जाएंगे उस टाइम पे, एक तो हो गया आपका हैंड और दूसरा मेरे पास हो गया चेयर का सरफेस, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी आपस में जिन्होंने क्या करा, इंटरैक्ट किया, और इंटरैक्शन करने के बाद मेरे पास जो है फोर्स अप्लाई हो गई। नाउ सी दिस, ये अब यहाँ पे आपको ये पिक्चर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। वाइल अगर आप इसको देख रहे हो तो यहाँ पे जो क्या है कि ये जो बॉय है वो कार को धक्का दे रहा है, ठीक है। कार को धक्का देने के टाइम बिटवीन में उसने हाथों को लगा रखा है, अपने हाथों से जो उसको पुश कर रहा है। और जब भी अपने हाथों से पुश करेगा, जब भी एक इंटरैक्शन है बीच में, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, वो इंटरैक्शन आ जाएगा, ठीक है। देन आते हैं हम, थोड़ा सा इसको वाइडर कर लेते हैं। और फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, देखो ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैं अभी आपको समझाऊंगी कि क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं फोर्स के बारे में, ठीक है। देन अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जस्ट वेट, गिव मी सेकेंड, ठीक है। नाउ सी देयर आर सम एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पे, जो है आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कि फोर्स कैसे अप्लाई होती है। बटन स्विच कर रहा है, स्विच ऑन कर रहे हो, स्विच ऑफ कर रहे हो, कोई एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है, या ट्रॉली को पुश कर दिया है आप लोगों ने, आप हैमर को डबली टैप करे जा रहे हो, ठीक है। देन एक बॉल को जो क्या करना, किक करना। सो व्हाट आर ऑल दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स। कहीं ना कहीं पे इंटरैक्शन है। अब इंटरैक्शन के बारे में देखते हैं कहाँ कहाँ पे इंटरैक्शन हो रहा है। तो कम ऑन दिस, यहाँ पे ये लेडी है, इसने ट्रॉली को पकड़ रखा है वाइल टचिंग टूवर्ड्स द या पुशिंग टूवर्ड्स द स्विच, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे वाइल किकिंग, किक कर रहे हो। देन ऑल्सो अ फुट एंड द बॉल आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। देन दिस द सर्फेस ऑफ द नेल एंड द सर्फेस ऑफ द हैमर आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस पे है, इंटरैक्शन पे है, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स कि कहाँ पे सरफेस जो है मेरा इन्वॉल्व है। दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे पुल का एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आपको पुलिंग का एग्जाम्पल ज़्यादा दिखेगा। देखो टग ऑफ वॉर अगर आप खेल रहे हो तो एग्जैक्टली जो रोप है और जो लोगों के हाथ हैं, है ना, जो हैंड्स है पीपल के, वो कॉन्टैक्ट में है। देन ये जो है एक बो को स्ट्रेच कर रहा है, ही द पर्सन इज पुलिंग टूवर्ड्स, देखो ये बो को क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, अपनी तरफ स्ट्रेच कर रहा है, वो पीछे की तरफ खींच रहा है। देन एक बॉय है, वो ट्रॉली को पीछे खींच रहा है, आगे जा रहा है तो आगे खींच रहा है। ओपनिंग अ डोर, सी सम सॉर्ट ऑफ इंटरैक्शंस आर देयर, सम सॉर्ट ऑफ टू सर्फेसेस। यहाँ पे क्या आएगा ना, दो सर्फेसेस आपस में जब मिल जाते हैं, जब जुड़ जाते हैं, तो बोलेंगे इंटरैक्शंस को। देन रेजिंग की क्या हो रही है, रेज जो है, फिर उसके बाद एग्जैक्टली क्या आ गया, आपने एक फ्लैग को रेज कर दिया, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। नाउ कमिंग टू दिस नेक्स्ट ऑल्सो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा कंसेप्ट। सी अब क्या है, आप वुड को काट रहे हो, ठीक है, गिटार बजा रहे हो, फ्लोर साफ कर रहे हो, या बोर्ड को रो कर रहे हो, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स। भाई कहीं ना कहीं आपको फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये तो था मेरे पास अब तक का फोर्स का कंसेप्ट, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि भाई अगर फोर्स लग रही है तो सिंपल सी एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है। द सेकेंड क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मेरे पास,
दैट इसी को देखो, इसी को देखते हैं। यहाँ से मेरे पास सेकेंड पॉइंट निकल के आएगा। ये जो बॉय है, ये जो है बॉय मेरा राइट वर्ड डायरेक्शन में जो है धक्का दे रहा है, जो पुश कर रहा है वो राइट वर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे अगर फोर्स जो है मेरे पास वो राइट वर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, तो जो मेरी कार है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी? दैट इज़ ऑल्सो मूविंग इन दी राइट डायरेक्शन। तो यहाँ से समझ लेना कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई होगी उसी डायरेक्शन में मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने बहुत आसानी से देखा होगा, व्हेन यू आर किकिंग अ बॉल, जब एक बॉल को किक करते हो तो जिस डायरेक्शन में आपने किक किया वो उसी डायरेक्शन में जाया होगा। ठीक है, बैडमिंटन खेलते होगे अगर आप लोग, तो बैडमिंटन खेलते वक्त भी आप लोगों ने देखा होगा, आप जो है एक जो बैट से आप अपने मिंटन को या बॉल को जो हिट करते हो तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में जाएगी आपकी ऑब्जेक्ट, सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं अगर फोर्स, देखो सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे देखेंगे, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन नेट फोर्स विल बी ज़ीरो। अब इसको समझाने के लिए आई जस्ट नीड्स टू ब्रिंग दिस पेज, मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, मेरे पास एक बॉय तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी, और दूसरा मैंने क्या करा ना, मैंने यहाँ पे एक बॉय को और खड़ा कर दिया और ये बॉय जो है यहाँ से इसको पुश कर रहा है। अब देखोगे अगर आप ध्यान से देखना, मेरे पास जो ये है ये भी पुश कर रहा है। ठीक है, और मेरे पास जो सेकंड बॉय है ये भी पुश कर रहा है, दोनों ही। अब जो बॉय ए है वो पुश कर रहा है इन द राइट वर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये जो है ये अप्लाई कर रहा है, ये इसने फोर्स अप्लाई किया इन द राइट वर्ड डायरेक्शन, वेयर एज मेरे पास जो बॉय बी है इसने फोर्स अप्लाई किया इन दी लेफ़्ट डायरेक्शन। ये जो है लेफ़्ट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड्स दी ए के अपोजिट डायरेक्शन में उसने अप्लाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बहुत इजी से चीज़ देख लेते हैं। देखो दोनों अगर ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, ए ने अगर 50 न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई किया तो बी ने भी कितने का करा होगा? 50 न्यूटन्स। अब मैं ये नहीं बोल रही करा होगा, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि ए ने 50 न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई किया तो वहीं पे बी ने भी 50 न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई किया। तो इस केस में क्या मेरी कार है ये मूव करेगी? सोचना ज़रा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ अभी, मेरी जो कार है वो मूव नहीं करेगी। नो, माई कार विल नॉट मूव। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया है जो मेरी कार अब मूव नहीं कर रही है जब दो लोग उसको आपस में पुश कर रहे हैं तो? ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ देखना, जो मेरे पास बॉय ए था वो मेरे पास बॉय बी हो गया। इसने फोर्स यहाँ से अप्लाई किया, इसने फोर्स यहाँ से अप्लाई किया, इट विल, दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो इक्वल था। मैग्नीट्यूड पे भी आते हैं, क्या होता है देखो। अब आपने मैथ्स की लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा होगा कि 50 न्यूटन्स अगर ए ने अप्लाई किया, 50 न्यूटन्स को ही अगर बी ने अप्लाई किया, ए इक्वल्स टू बी था अभी तक। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, मैथमेटिक का रूल निकालती हूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन के आएगी उसको देख लेते हैं। यहाँ बन के आएगी a माइनस बी इक्वल्स टू 0। हाउ, कैसे बन जाएगी मेरे पास ये इक्वेशन, वो भी देख लेते हैं। a के पास कितनी वैल्यू थी? 50 थी। b के पास कितनी थी? 50 थी। इक्वल्स कितना आ गया? 0 आ गया। जब फोर्स मेरे पास 0 आ रहा है तो मेरी कार यहाँ पे मूव नहीं करेगी, वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगी, वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस केस में मेरे पास जो कार है वो अपनी ही नॉर्मल पोजीशन पे रहेगी, वो मूव नहीं करेगी। ठीक है, सो यहाँ से एक छोटा सा कंसेप्ट और भी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, उसने यहाँ से पुश करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, दोनों पुश कर रहे हैं। अब इस केस में मैंने बोला कि भाई मेरा जो ए है वो 30 न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई कर रहा है, वेयर एज बी जो है मेरे पास वो 50 न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये कंसेप्ट समझना। अब आप लोग बोलोगे कि मैम जो ए का है ना, इसका जो अमाउंट है, जो फोर्स ए लगा रहा है वो कम है और जो अमाउंट फोर्स जो है बी लगा रहा है वो ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, ऑब्वियस है, सबको दिखाई दे रहा है। तो इस केस में मेरी जो कार है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी? सबको ईजिली पता चलेगा दैट इट स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। ये जो है अब लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी।
क्यों? बड़े वाले ऑब्जेक्ट ने, बड़े वाले साइज़ ने, बड़े वाले मास ने जो है क्या कर दिया, उसको डिस्काउंट कर दिया। ठीक है, अब अगर वही चीज़ बोलूँ कि भाई यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो पुश कर रहा है और इसका 50 न्यूटन्स मैंने ले लिया, इसने 30 न्यूटन्स अप्लाई किया, तो अब कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी? अब जो मेरी कार है वो राइटवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये कंसेप्ट था अभी तक का, डायरेक्शन को लेके था कि भाई मेरे पास अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो फोर्स अप्लाई करने के बाद जो मेरे ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में कैसे जाएगी। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, अब आपने देखा होगा मैंने ना बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे लिखा कि भाई ये 50 न्यूटन से अप्लाई कर रहा है, ये 30 न्यूटन से अप्लाई कर रहा है, या 50 न्यूटन से अप्लाई कर रहा है। ये अब ये क्वांटिटी आपको मिल रही है ना, क्वांटिटी, ठीक है, इसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। इसे क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेंथ। कि भाई कितनी ताकत लगाई, कितना फोर्स लगाया, कितनी ज़्यादा हिम्मत उसने लगाई। ठीक है ना, तो उसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से एक और बात याद रखना कि ये क्या होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ये चीज़ याद रखना, ये क्या होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब ये नंबर्स के अंदर डील करी जाएगी। किस में डील करोगे आप इसके साथ? नंबर्स में, नंबर्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, देन आते हैं, हमारी छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं और उसको कवर करते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे कि भाई अगर फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे तो क्या क्या इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात उसने बोली है कि भाई अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो मोशन आपकी चेंज करेगी। मोशन का मतलब अगर आपको पता चल गया हो तो बहुत इजी है, स्पीड चेंज कर सकती है। भाई आप कार चला रहे हो, कार चलाते चलाते आपके सामने कोई ट्रक आ गया तो व्हाट यू विल डू? आप अपने कार की स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लोगे, है ना। अब स्लो करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू? आपको ब्रेक्स अप्लाई करना है। ब्रेक्स अप्लाई करने का मतलब क्या है? आप क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, देन आता है इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब यहीं पे उसने बोला कि अब जो है मैं रेस में लगा रही हूँ या 4-5 बच्चों की रेस हो रही है, बाइसिकल की राइड है, यहाँ पे बाइसिकल रेस है, तो सब लोग अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगा रहे हैं। ठीक है, और जब मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगाओगे, मैक्सिमम फोर्स लगाओगे तो मेरी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी और मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, येस, अगर फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है और वो इक्वल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, तब मेरी जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी? वो मेरी जो मोशन है वो फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज दोनों अपोजिट चीज़ें जो हैं एक दूसरे को काउंटर अप कर देंगे, काट देंगे। तो दिस इज दस। फिर उसके बाद आता है कि क्या साइज शेप के अंदर ऑल्ट्रेशन आती है? तो येस, साइज और शेप के अंदर भी ऑल्ट्रेशन आती है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक पेपर ले लो, पेपर के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, वो पेपर जो है क्रश होकर बॉल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। साइज़ भी चेंज कर सकते हो। रबर बैंड देखा होगा आप लोगों ने, रबर बैंड इलास्टिक है, साइज़ चेंज हो जाता है और दोनों भी हो जाते हैं। वही यहाँ पे साइज़ और शेप दोनों भी, कई कई जगह पे साइज़ और शेप दोनों हमें चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे अब हम जो है स्टडी आउट करते हैं सेकंड मेन पॉइंट के बारे में। सेकंड मेन पॉइंट उसने हमें क्या बोला है? दैट फोर्स के टाइप्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम जो हेडिंग डालेंगे अपनी टाइप्स की, कि फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। वैसे देखा जाए तो फोर्स के सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप्स हैं। अगर आपको क्लियर होगी चीज़ें तो फोर्स के सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप्स हैं। एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी आती है उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। अभी मैंने आपको इंटरैक्शंस के बारे में बताया था इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इंटरैक्शन को मतलब यहाँ पे उसने ये बोला था कि दो सरफेस जो हैं वो क्या होंगी? आपस में बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगी, कॉन्टैक्ट में होंगी, आपस में एक दूसरे को छू रही होंगी, टच करने वाली होंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहले बात आ गई मस्कुलर फोर्स की। कॉन्टैक्ट फोर्स फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो उसमें आ गया मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो अभी इसके बारे में डील करेंगे हम हर एक चीज़ के बारे में। अब देख लेते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। भाई आपस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, फोर्स लग रही है पर आपस में इन दोनों के ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, तो उसके बारे में देखो। अब देखो, एक उसने बोला कि क्या है, मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स है। आप सबको पता है कि मैग्नेट्स को अगर आप दूर दूर भी रखोगे, इतनी दूर नहीं, थोड़े से दूर भी रखोगे, तो वो आपस में एक दूसरे से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। एवरीवन नोज दैट इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें कभी भी टच करने की ज़रूरत नहीं होती। जो चार्जेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली मूव करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स दी नेगेटिव टर्मिनल। हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी ज़रूरत है? हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट देने की ज़रूरत है। देन थर्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है,
सो आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या बोला हुआ है। कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में आ जाते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स बोल दिया मस्कुलर फोर्स है, ठीक है। कॉज बाय द मसल्स, किसकी वजह से होगा? मसल्स की वजह से होगा। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं वापस से वही वाली पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ। एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे तो मस्कुलर फोर्स आपको देखने को मिल जाएगी। ये मस्कुलर फोर्स है, मसल इन्वॉल्व है। ये मस्कुलर फोर्स है, मसल्स आर इन्वॉल्विंग। ये भी मस्कुलर फोर्स है, ये भी मस्कुलर फोर्स है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा भाई, जहाँ जहाँ पे मसल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो वो ये भी मसल है, ये भी मसल है, ये भी मस्कुलर फोर्स है। दिस इज ऑल्सो मस्कुलर फोर्स, दिस इज ऑल्सो मस्कुलर फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्सेस जो आप देख रहे हो अभी यहाँ पे, तो ये सारी की सारी कौन सी हैं आपके पास? मस्कुलर फोर्सेस हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड, देखो उसने यहाँ पे क्या बोला है, आप बेंड हो रहे हो, मूव कर रहे हो, सांस ले रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो, डाइजेशन हो रहा है आपके बॉडी के अंदर, ये सारी की सारी फोर्सेस कौन सी हो जाएंगी? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स आर दोज फोर्सेस इन विच द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल्स आर देयर। ये याद रखना, मेरे मस्कुलर फोर्स से ही समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होगी, मेरी मसल्स इन्वॉल्व होगी, ठीक है। सो अब चलते हैं हम थोड़ा सा नीचे वाले पे चलते हैं। फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं कि फ्रिक्शन क्या कहता है। फ्रिक्शन को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हम यस मैं एक बार अपनी ब्लैक स्क्रीन ले आती हूँ। यस यहाँ पे अब बात करते हैं अपनी फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर। कलर चेंज करने दो यारो। देखो अब यहाँ पे उसने क्या बोला है, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम डील करेंगे, ठीक है। जब फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में डील करा, आप देखो ये तो सबको पता है कि फोर्स अगर अप्लाई हो रही है तो कितने ऑब्जेक्ट्स आपस में क्लोज में होंगे? 2 ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक चीज़ से चलते हैं यहाँ पे। आप लोगों ने बहुत नॉर्मल देखा होगा कि भाई आपके घर में क्या है ना कि एक टेबल है, ये टेबल बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और इस टेबल के ऊपर एग्जैक्टली क्या पड़ी हुई है? एक बुक पड़ी हुई है आपकी। आपकी कोई भी साइंस की बुक ले लेते हैं, साइंस की बुक पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये साइंस की बुक पड़ी हुई है और ये बुक जो है ना अपने आप मूव नहीं कर रही। ये बुक मेरी अपने आप मूव नहीं कर रही। ये बुक कौन सी पोजीशन पे है? रेस्ट पोजीशन पे है। ये स्लिप नहीं कर रही, अपने आप मूव नहीं कर रही, हिल नहीं रही है, ठीक है। तो समवन सेज कि भाई इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करता। वन स्टूडेंट केम्स एंड सेज कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करता है। और दूसरा बच्चा कहता है मुझे कि इसके ऊपर जो है कोई एक सिंगल फोर्स अप्लाई कर रही है। तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, इसके ऊपर, नोटबुक के ऊपर और टेबल के ऊपर कौन सी फोर्स अप्लाई कर सकती है? तो यहीं से मेरा आंसर निकल के आएगा, दैट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसको देखते हैं हाउ, किस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रही है यहाँ पे। देखो मैं दोबारा से बड़ा बना रही हूँ। मेरे पास टेबल थी एक, ठीक है। टेबल के ऊपर हमने क्या रखी हुई थी? एक नोटबुक रखी हुई थी, ये बुक रखी हुई थी साइंस की। दिस इज दस। अब अगर हम देखेंगे तो मेरा जो ये सरफेस है, देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आपको दिख जाएगा। मेरा ये जो सरफेस होगा, ये जो टेबल का सरफेस है, वैसे तो ये स्मूथ सरफेस है ना, बट आफ्टर हैविंग स्मूथ सरफेस होने के बावजूद भी कुछ इरेगुलरिटीज़ इस सरफेस के अंदर होती हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है कि भाई जितना मर्जी स्मूथ बना लो, जितना मर्जी पॉलिश कर लो एक एरिया को, उसके अंदर देन ऑल्सो मिनिमम जो है इरेगुलरिटीज़ रह जाती हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे उसने बोला कि अगर मेरे टेबल के अंदर इरेगुलरिटीज़ थी तो सेम टाइम पे मेरी जो है बुक है, इस बुक के अंदर भी कुछ इरेगुलरिटीज़ थी। आपको ब्लू कलर से निशान आता हुआ दिखाई दे रहा होगा कि मेरी जो है, अगर मेरे सरफेस में टेबल के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज़ थी तो मेरे जो नोटबुक है उसमें भी कुछ इरेगुलरिटीज़ थी, ठीक है। और अब हुआ क्या एग्जैक्टली, इनकी दोनों की इरेगुलरिटीज़ आपस में इंटरलॉक हो गई। मैं यहाँ वर्ड लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो क्या हो गई, इंटरलॉक हो गई। इंटरलॉक हो गई मतलब आपस में एक दूसरे के साथ लॉक हो गई। और अब जो इनके बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स किसकी वजह से अप्लाई होगा। फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ इन दो जनों के बीच में जो आपको इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस दिखाई दे रही हैं ये, ठीक है, इसकी वजह से होगा। जो इंटरलॉकिंग हो गई है ना, इसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स होता है। और फ्रिक्शनल फोर्स के लिए बहुत बड़ी मेन चीज़ क्या होगी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे, आपस में कांटेक्ट में होंगे। दो ऑब्जेक्ट्स का जो सरफेस होगा वो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा, ठीक है।
अब देखो इसको बात करते हैं, इट विल चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन, ऑब्वियसली बात है स्टेट को चेंज कर देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो दो सरफेस के बीच में है, रफ सरफेस होगा यहाँ पे मोर फ्रिक्शन। अब ये वर्ड्स को याद रखना, उसने बोला है अगर सरफेस ज़्यादा रफ होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और अगर सरफेस मेरा कम रफ होगा तो मेरा फ्रिक्शन वहाँ पे कम होगा, ठीक है। अब देखते हैं इस वाले शू के अंदर, देखते हैं ये जो है कहीं चल रहा है पर्सन या कुछ भी है। सो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, देखो इसके सरफेस में ज़्यादा होंगी और इसके सरफेस में कम होंगी। जहाँ पे कांटेक्ट कम हो गया वहाँ पे फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जहाँ पे कांटेक्ट मेरा इंक्रीज़ होगा आपस में दो चीज़ों का, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा जो है फ्रिक्शन वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मुझे बहुत आराम से याद आ रहा है ना, बच्चों ने पूछा था कि मार्बल्स आर देयर, ठीक है, तो मैंने बोला था कि भाई मार्बल्स का मतलब समझाओ पहले तो उन्होंने बोला कि हम जो कंचे खेलते हैं, कंचे सब लोग खेलते हो, तो उसने मुझे बोला कि मैम हम जो कंचे खेलते हैं वो। अब उसके बाद देखो यहाँ पे बहुत इजी सा आया कि भाई एक नॉर्मल है, सरफेस है, और यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक कंचा पड़ा हुआ, मैं कंचों के साथ खेल रही हूँ। अब हुआ क्या कि मैंने देखा कि जो मेरा कंचा है ना, इसको थोड़ा सा लेते हैं, देखो कंचे का जो सरफेस है जो कांटेक्ट में होगा वो बहुत थोड़ा सा सरफेस कांटेक्ट में है, और जब सरफेस बहुत कम है कांटेक्ट में तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कम फ्रिक्शन लग रहा होगा। बट अगर यही चीज़ देखूँ तो ये जो शू है, शू का ज़्यादा सरफेस आपस में कांटेक्ट में होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किसमें ज़्यादा होगा, मेरे शू के अंदर, और मार्बल्स के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। तो सरफेस कांटेक्ट का जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा, और जितना ही सरफेस मेरा कम हो जाएगा उतना ही मेरा जो है फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे कम हो जाएगा। देखो लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन सरफेस इन द कॉन्टैक्ट आर स्मूथ एंड पॉलिश्ड, ठीक है। अब स्मूथ और पॉलिश का देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला, आपने कभी शायद से नोटिस करा होगा ना कि जो सीरियल्स आते हैं मूवी टीवी में, जो सीरियल्स आते हैं उसमें जो है एक लेडी क्या करती है ना, वो फर्श के ऊपर तेल गिरा देती है ना, ऑयल गिरा देती है, और वो किसी और के लिए जानबूझ के गिराती है ऑयल, और जो दूसरा पर्सन है उसके ऊपर स्लिप कर जाता है तो एक साउंड आता है ना, धूम तना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं भाई, उसने उसने क्या करा, उसने एक साइंस का ही कंसेप्ट लगाया है, फ्रिक्शन ख़त्म कर देगी, ठीक है। जैसे ही फ्रिक्शन ख़त्म हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल पोजीशन पर खड़ा हो ही नहीं सकता, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिक्रीज, वो जो है गिरता चला जाएगा। ये तो हमने डेली लाइफ में भी देखा है कि हमारा जो है अगर हमने शू पहना हुआ है, शू का जो नीचे वाला सोल होता है वो अगर बिल्कुल घिस जाता है, पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, तो हमारे जो शूज़ की स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है ना। अब आपने ये भी देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ के नीचे जो है स्पेशल डिज़ाइंस बने हुए होते हैं, ठीक है, स्पेशल डिज़ाइंस बने हुए होते हैं, ऊबड़ खाबड़ सरफेस, रफ सरफेस होता है, ताकि जो है फ्रिक्शन ज़्यादा बन सके और वो ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड कर सके। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी, दो चीज़ें जितनी भी समझाई हैं। देन उसके बाद हम चलेंगे, बेटा मेरी अभी तो 2 से 3 चीज़ें रह रही हैं यहाँ पे। एक तो मेरी चीज़ अभी रह रही है यहाँ पे, देखो एक मेरी चीज़ रह रही है मैग्नेटिक वाली। मैग्नेट्स के बारे में सबको पता है, ठीक है। मैग्नेट्स के बारे में 2 ही चीज़ें आपको याद रखनी है कि भाई मेरे पास क्या है, एक मैग्नेट है, लो मैंने यहाँ पे मैग्नेट बना दिया, और मैग्नेट के अंदर एक आपको एक जो है मेरे पास कोई भी 2 पोल्स होते हैं ना, है ना, 2 पोल्स को मैं 2 अलग अलग कलर से शेड कर देती हूँ, बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए समझना। अब देखो ये मैं नॉर्थ पोल बना दूँ, ये साउथ पोल बना दूँ। अब ये जो मैग्नेट्स हैं आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपोजिट वे में, कि जो साउथ के साथ है नॉर्थ पोल ही कंटैक्ट कर पाएगा, और इस नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल ही मेरा जो है इंटरैक्ट कर पाएगा। नॉर्थ पोल आपस में क्या करेंगे, क्या करते हैं आपस में, वो दोनों रिपेल करते हैं, ठीक है। अब उसने क्या बोला, नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे, वेयर एज साउथ पोल जो है वो भी रिपेल करेंगे, ठीक है। साउथ पोल नॉर्थ पोल, या फिर इसको बोलो नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये दोनों आपस में ये अट्रैक्ट करेंगे। यही था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को। इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घरों में आ रही है, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर देयर, ये सारे क्या है मेरे पास, दीज ऑल आर दी काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। एक और चीज़ समझाती हूँ आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हुआ क्या ना, मेरे पास एक कॉम थी और मैंने इस कॉम को अपने बालों में कॉम किया, मैंने अपने हेयर्स को कॉम किया, और हेयर्स को कॉम करने के बाद मैंने क्या, यहाँ पे कुछ बिट्स ऑफ पेपर पड़े हुए थे यहाँ पे वो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कॉम ला के रख दी,
कुछ टाइम बाद या मैंने जैसे ही कॉम को इन बिट्स ऑफ पेपर के ऊपर से रोम किया तो मैंने क्या देखा, कुछ जो बिट्स ऑफ पेपर है वो मेरे कॉम के ऊपर आके पेस्ट हो गए। ये जो पेस्टिंग हो रही है ना, ये किसकी वजह से हो रही है? सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स की वजह से, और उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सम सॉर्ट ऑफ स्टैटिक फोर्स हैज़ बीन जनरेटेड इन बिटवीन द पेपर एंड द कॉम, जिसकी वजह से वो आपस में कॉन्टैक्ट में आ गए हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। स्केल को अगर आप अपने हेयर्स के ऊपर रफ करते हो, जो है कॉम करते हो, तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो जाती है। समर्स में बहुत मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है कि हमारे जो बाल है ना वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाते हैं। हम रजाई लेके सो रहे हैं एंड रजाई की वजह से पूरी रात बाल हमारे क्या हुए, रब होते गए एंड देन सुबह उठ के देखा, जो कॉम करी तो कंघी के पास ऑटोमेटिकली मेरे बाल चिपकने लगे थे, वो जो है अट्रैक्ट हो रहे थे टूवर्ड्स दी उसकी तरफ। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। ग्रेविटेशनल फोर्स को समझाने के लिए ऑल्सो आई नीड सम सॉर्ट ऑफ बोर्ड चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अभी इसके बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ध्यान से सुनना, ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है? अब फोर्स तो समझ में आता है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगेंगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल क्या कहता है कि भाई अगर मेरे पास कोई भी दो फोर्स हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है ना, तो उसने कहा था कि फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं एक, और उस फॉर्मूला को आपको देखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है Gm1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन देम। ये मेरे को ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला कहता है। मैं फॉर्मूले की बात कर रही हूँ, मैंने अभी तक स्टेटमेंट आपको नहीं दी है, ये याद रखना। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कि जो मेरे पास A है, इसका मास 1 आ गया, इसका मास कितना आ गया? 2 आ गया, और एक ऑब्जेक्ट है A और B, इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? मैंने R ले लिया। R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा कि चीज़ें कहाँ से आई। मास ऑफ 1 मास ऑफ B डिवाइडेड बाय द रेडियस, रेडियस बोल रही हूँ, डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे मैंने स्क्वायरिंग कर दी है डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या बोलता है, यहाँ से मुझे देखो एक चीज़ बहुत आसानी से मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, अगर आपने भी बहुत देखी हो तो। ओ शिट, सॉरी फॉर दैट। देखो मैं अभी फॉर्मूला दोबारा से लिख देती हूँ। G था, M1 था, M2 था, अपॉन में R स्क्वायर था। ठीक है, अगर यहीं से बात करी जाए तो मैंने क्या देखा, दैट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, और जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। मैं दो वर्ड्स यहाँ यूज़ कर रही हूँ जो मैंने यहाँ पे ब्लू से लिखा है, दैट ये तो होंगे, कैसे होंगे ये? डायरेक्टली, वर्ड्स आप लोग भी लिख लो, मैं थोड़ा सा क्लीन लिख देती हूँ। ठीक है, ये कैसे होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। डायरेक्टली मतलब सामने सामने सीधी तरह से इफेक्ट अगर डालेगा कोई तो कौन डालेगा? मासेस। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। ठीक है, इन्वर्सली, स्पेलिंग के लिए स्पेस कम पड़ गई। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होने का मतलब है कि भाई वो इन्वर्स में है, डायरेक्ट में रेशियो नहीं दे रहा है, बट इनडायरेक्टली वो मेरे ग्रेविटेशनल फोर्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहीं पे अब मैं उसी वाले डायग्राम पे वापस आ जाती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया था आपका कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट A था और यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट B था, है ना। इसके ऊपर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है तो वो किसकी वजह से होगा? मास के ऊपर, दोनों का जो मास होगा उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके बेसिस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज द फोर्स, इट इज़ द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स उसके ऊपर लग रहा होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, धरती पे रह रहे हैं ना हम लोग हवा में तो नहीं उड़ रहे। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने एग लिख दिया, सॉरी यहाँ पे एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका? अर्थ और ह्यूमन बींग्स। भाई अर्थ के ऊपर ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं तो हमारे ऊपर भी कौन सी फोर्स काम कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है। ठीक है, देन आ जाओ प्लैनेट्स।
आपस में एक दूसरे के साथ हैं, तो प्लैनेट्स के ऊपर भी कौन सी फोर्स काम कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, ठीक है। सन इज़ देयर, सन और अर्थ है, ये भी एक दूसरे से किसी फोर्स में कनेक्टेड है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। सो दिस इज़ दस, यही सब चीज़ें थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे पढ़ाना है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन आप लोगों का रहता है। देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ और ध्यान से देखना मैं क्या लिख रही हूँ एग्जैक्टली। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फोर्स, ठीक है, सिंबल्स लिख रही हूँ, साथ साथ में बोल रही हूँ, तो अपने ईयर्स को थोड़ा सा सुनो, ध्यान से सुनो कान खोल के। फोर्स सिंबल्स लिखे हैं, इक्वल्स टू वेट, मैं लिख रही हूँ फोर्स इक्वल्स टू वेट, ठीक है। वेट है ये मेरा, और वेट मेरा किसके बराबर होगा? मेरे बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10 के साथ। ये चीज़ याद रखना भी, यहाँ पे मैंने क्या बोला है? फोर्स मेरा किसके बराबर होता है? मेरे वेट के बराबर, और मेरा वेट किसके बराबर होगा? मेरे मास के बराबर, जिसको मैंने प्रोडक्ट कर दिया है 10 के साथ। अब यहाँ पे जो मैंने वैल्यू ली है 10, ये कौन सी है? इस 10 को बोलते हैं स्मॉल जी, इसको क्या बोलेंगे हम? स्मॉल जी, ठीक है। और इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ से आया, ये इतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, सिंस यू ऑल आर इन 8th क्लास में हो तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इतना पता होना चाहिए कि फोर्स जो है उसको हम दूसरे फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो क्या होता है? वेट का फार्मूला होता है मास इंटू में 10, ठीक है। अभी आप लोग सब लोग बोलोगे कि मैम हम कैसे पता करेंगे? देखो फोर्स लगाना है मुझे। अब मैंने ये बोल दिया कि मेरी जो है एक फ्रेंड है मानसी करके, और थोड़ी सी गोलू मोलू सी है। अब जब वो थोड़ी सी गोलू मोलू सी है तो मेरे को उसका मास तो पता है 30 किलोग्राम्स की है वो, पर अगर मैं ये बोलूँ कि उसकी बॉडी पे कितना वेट अप्लाई हो रहा होगा, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, तो मुझे क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है, सिंपल, ठीक है। तो मास मुझे पता है ऑलरेडी, कितने ग्राम्स की थी? 30 ग्राम्स की, किलोग्राम्स की थी। 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना फोर्स आ गया उसका? 300 न्यूटन्स। कितना आ जाएगा? 300 न्यूटन्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो फोर्स की एसआई यूनिट पे चलते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स की किस पे चलेंगे? एसआई यूनिट पे चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स सेज दैट, देखो अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाते हैं तो फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया ना, वेट इंटू जी, जो मैंने वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला था, वही चीज़ यहाँ पे आती है। ए क्या है? ए इज़ दी एक्सेलरेशन, ठीक है। ए क्या है मेरे पास? एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये ए कहाँ से आ गया? अब थोड़ा सा और बैक चलते हैं, थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। ए फॉर्मूला निकालने के लिए बेटा आप लोगों ने 7th क्लास में ये चीज़ करी हुई है, एक्सेलरेशन निकाला हुआ है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने करा हुआ है 7th क्लास में। 7th क्लास की बुक्स है ना जो मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो उसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों ने करी हुई हैं। ए का मतलब क्या होता है? फाइनल पोजीशन, कि एक अगर कार है और वो मूव कर रही है और मूव करते करते कुछ टाइम बाद वो रुक गई, तो उसकी कोई एक फाइनल पोजीशन होगी, ठीक है, एक इनिशियल पोजीशन होगी, और कितने टाइम उसको लगा होगा वो होगा। इन सारे से हम क्या निकाल सकते हैं? अपना ए निकाल सकते हैं। और जब हमारे पास ए आ गया तो फोर्स क्या कहता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ये समझ में आ गया। और यहीं से मेरे पास दूसरा फॉर्मूला आया था, मास इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी थी? हमेशा 10 रहती है, बट यहाँ पे अब एक्सेलरेशन मेरा चेंज हो सकता है, एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो दीज ऑल आर, ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। अब आते हैं एसआई यूनिट में। देखो मास है, एक्सेलरेशन लेंगे, मास की एसआई यूनिट या मास की यूनिट कितनी होती है? मास को हम हमेशा कितने लेते हैं? किलोग्राम्स में लेते हैं। एसआई यूनिट स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनल यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैं सारी यूनिट्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मास की किलोग्राम्स आती है, एक्सेलरेशन की जो यूनिट्स आती है वो होती है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहीं से मेरे पास एसआई यूनिट क्या बन गई? kgm/s²। देखो इतनी बड़ी याद करनी है तो वो आपके ऊपर है, आप इतनी बड़ी याद करो
या फिर आप दूसरी वाली याद करो जो इजी है, और दूसरी डेफिनेशन दूसरी वाली कौन सी है, न्यूटन। न्यूटन इज़ द सेकेंड यूनिट ऑफ फोर्स, और हमेशा हम मैक्सिमम टाइम कौन सी यूज़ करते हैं, न्यूटन्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और न्यूटन्स ने ही, आपको अगर याद हो तो न्यूटन ही था जिन्होंने हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था। सर के ऊपर सेब गिरा था और देन वहाँ से उसने बोला था कि भाई सम सॉर्ट ऑफ फोर्स इज देयर, और उस फोर्स को उसने क्या बोला था, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलो अब यहाँ पे आते हैं, देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको देख लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स देख लिया, शेप चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड चेंज करेगा, स्टेशनरी है तो मोशन में ले आएगा, मोशन है तो स्टेशनरी कर देगा, टेम्पोरेली भी जो है शेप चेंज कर सकता है, और वो परमानेंटली भी चेंज कर सकता है। टेम्पोरेरी का एग्जांपल लेते हैं, एक रबर बैंड है मेरे पास और मैं उसको हिला रही हूँ, उसको मैं खींच रही हूँ, तो कुछ टाइम बाद जो रबर बैंड है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा वापस। बट वहीं पे अगर मेरे पास एक प्लास्टिक की बॉटल है, मैंने उसको प्रेस कर दिया, तो प्लास्टिक की बॉटल जो है वो वापस से नहीं जाने वाली, तो वो हो जाती है मेरे पास वहाँ पे परमानेंट वाली, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक है मुझे पढ़ाना है आप लोगों को, दैट इज़ प्रेशर। फोर्स से ही निकल के आएगा और उसको क्या बोलते हैं, हम प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स के साथ डील करेंगे, क्वेश्चंस लेके आऊँगी मैं बहुत सारे, और वो हम 1 बाय 1 एक एक करके काम करेंगे, ठीक है। प्रेशर के बारे में बात करेंगे। जो प्रेशर है वो क्या कहता है, प्रेशर का फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये याद रख लेना, फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। अब आते हैं स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट क्या कहती है, प्रेशर इट इज़ द फोर्स विच इज़ अप्लाइड टू अ गिवन सरफेस एरिया, या पर यूनिट एरिया, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है कितने गिवन एरिया के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। देखो मेरे पास एक बुक टेबल है ये, ठीक है। टेबल के ऊपर मैंने क्या करा है, मैंने टेबल के ऊपर एक ग्लास रख दिया है, मैंने एक ग्लास रख दिया है टेबल के ऊपर, ये रेड कलर का, ठीक है। तो ये ग्लास कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो फोर्स के ऊपर और दूसरा कितना आपस में कॉन्टैक्ट फोर्स था इन दोनों के बीच में। देखो यहाँ पे कितना कॉन्टैक्ट, देखो इसने इतना कॉन्टैक्ट फोर्स किया होगा ना, कितना एरिया को इसने कवर किया, उस एरिया को लेके चलेंगे, दैट इट इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम चलेंगे, रीड आउट करेंगे, स्टडी करेंगे इसके बारे में बहुत अच्छे से। सो अभी के लिए अलविदा, और भाई पढ़ लो, ठीक है। अब ये मत बोलना अलविदा बोल रहे हो, अलविदा का मतलब थैंक यू होता है, थैंक यू। और यस हर बार बोलती हूँ, और आप लोग बहुत कंजूस हो, आप मेरी ना तो वीडियोस को लाइक करते हो ना ही सब्सक्राइब करवाते हो, शेयर तो आप लोग मेरे ख्याल से भूल ही जाते हो, ठीक है। तो ये भी काम कर दो थोड़ा सा, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये वीडियोज़ मिल सके और उनका भी कंटेंट और टॉपिक जो है क्लियर हो सके। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।